गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल केसीएल ट्यूटोरियल में। और आज आप सबको छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग पढ़ रहे हैं बी फार्मा फाइनल ईयर 7th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है एनडीडीएस। उसमें हम लोग यूनिट नंबर 3 खत्म कर रहे थे। यूनिट नंबर 3 में कुल 3 चैप्टर थे। 2 चैप्टर ऑलरेडी हम खत्म कर चुके हैं, जिसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज इसका हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है नेजो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जी हाँ, एनपीडीडीएस। इसके बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज द, ये नाम से क्या लग रहा है चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में कि ऐसी दवाइयां जो लॉन्ग टर्म तक यूज कर सके, जो कंट्रोल्ड या सस्टेन्ड रिलीज हो, लेकिन वो किस रूट से दी जा रही है, वो दी जा रही है आपके नेजल रूट से। अब दोस्तों, जो नेजल रूट से यानी नाक के द्वारा हम कोई दवा देते हैं तो उसके 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि हम जो नाक में लोकल एक्शन है, यानी नाक में जो नेजल डिकंजेस्टेंट है, एलर्जी है या किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है, जो लोकल एक्शन है, उसके लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे कोई भी ड्रग है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है, जो जीआईटी में स्टेबल नहीं रह रहा है, उसको हम नेजल रूट से देंगे, वो एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में जाएगा और सिस्टेमिक सर्कुलेशन करेगा। और हमारे ब्रेन में जो दवाइयां, ऐसी दवाइयां जो हमारे ब्रेन में इजीली नहीं पहुंच पाती, उसको नेजल स्प्रे के द्वारा हम ब्रेन में पहुंचा सकते हैं विदाउट ब्लड ब्रेन बैरियर को पार किए। ये भी एक तरीका है। 2 अलग अलग तरीकों के हम इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। चलिए देख लेते हैं, इसको शुरू करते हैं चैप्टर को। पहले आप सिलेबस देखिए। आपके सिलेबस में आप देख लीजिए कि क्या क्या सिलेबस है आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये सिलेबस आप दोस्तों देख लीजिए। आपको पूरा टॉपिक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया है, तो सिलेबस आपने सिलेबस रिवाइज करिए। चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं दोस्तों इस बारे में। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट क्या है। इंट्रोडक्शन पार्ट दोस्तों ये सिंपल सी समझिए कि देखिए ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको इस तरह समझिए कि हमारे आयुर्वेद में ये जो आप नेजल सिस्टम देख रहे हैं, ये एलोपैथी ने बहुत दिनों बाद खोजा, लेकिन हमारे आयुर्वेद ने इसको बहुत हजारों सालों पहले इसको खोज दिया था। इन्होंने इसका नाम नासाया रखा था, नाशिया या नशाया। तो नासिया मतलब क्या होता था, उन्होंने कोई भी दवाइयां जो दिमाग पे असर करनी होती थी या किसी बॉडी पार्ट में असर करनी होती थी, वो नाक के द्वारा देते थे, इसको नासिया बोलते थे। ये हमारा पुराना सिस्टम है आयुर्वेद का। बाद में एलोपैथ ने इसको फॉलो किया और बहुत सी चीजों के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके, दोस्तों मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए एक डेफिनेशन वगैरह में देख लेते हैं, बाकी इन जनरल जान लेते हैं क्या होता है। कि जो आपका जो इसका प्राइमरी टारगेट होता है एनपीडीडीएस दवाइयों का, ये है इंट्रानेजल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसमें फार्माकोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड जिसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी सी पुअर हो, जो जीआईटी फ्लूइड पे जाके स्टेबल ना रहे, या जो हमारा जिसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा हो रहा हो, या जैसे कि कोई पेप्टाइड है, प्रोटीन है या पोलर ड्रग है, ऐसी दवाएं जिसको हम इस्तेमाल बाकी रूट से कम सही से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि हम एनपीडीडीएस का इस्तेमाल करके उसको दे दें। बाकी फायदा क्या है कि जो नेजल डिलीवरी होती है वो बहुत ही फेवरेबल होता है हमारी आसानी से ब्रेन में पहुंचने के लिए, क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार नहीं करता है और आसानी से पहुंच जाता है सीएनएस। ये इसका मेन फायदा है। इसको आप इंट्रोडक्शन पार्ट में इसको लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों इसका एडवांटेज की एनपीडीडीएस का क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज। तो एडवांटेज या फायदे की अगर हम दोस्तों बात करें तो आप इसको समझ सकते हो। पहला, मैं आपको पॉइंट वाइज समझा रहा हूँ। पहला फायदा है हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइडेड। भाई आप कोई टैबलेट या कैप्सूल खाते हैं, सिरप पीते हैं, वो हमारे बॉडी में जाती है, और व्हाट इज द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये आप बचपन से जानते हैं, आई मीन फर्स्ट ईयर से जानते हैं। तो उसमें जरूरत नहीं कि कोई भी दवा हमारे ब्लड में पहुंचने से पहले लीवर में जाकर मेटाबोलाइज हो जाती है, उसी को हम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो हिपैटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है उसको हम अवॉइड कर सकते हैं आराम से यहाँ पे। दूसरा, रैपिड ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन। जल्दी एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में पहुंचेगा और ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत जल्दी शुरू होगा। बायोअवेलेबिलिटी ऑफ जो ड्रग मॉलिक्यूल के, ऐसे मॉलिक्यूल जो बड़े ड्रग मॉलिक्यूल हैं जिसकी बायोअवेलेबिलिटी खराब होती है, यहाँ पे हम एब्जॉर्प्शन को बढ़ा के बायोअवेलेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। बायोअवेलेबिलिटी फॉर स्मॉलर ड्रग मॉलिक्यूल इज गुड। जो छोटे मॉलिक्यूल है जो आसानी से इंटर कर जाएंगे, पेनिट्रेट कर जाएंगे, उनकी बायोअवेलेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। कन्वीनियंट फॉर लॉन्ग टर्म थेरेपी इंपेयर टू पेरेंटल मेडिकेशन। जो पेरेंटल मेडिकेशन के कंपेयर में जो लंबे समय तक अगर किसी को थेरेपी देनी है तो उसको बार बार इंजेक्शन लगाने से बेहतर है कि नाक में एक स्प्रे मार दो, उसको भी इजी रहेगा और इसका इस्तेमाल हम लंबे समय तक कर सकते हैं। ड्रग्स प्रोसेसिंग पुअर जीआईटी स्टेबिलिटी फ्लूइड गिवन बाय द नेजल रूट। भाई जिसका जीआईटी में यानी पेट, इंटेस्टाइन और स्टमक में जो दवा गुजरती है, नॉर्मल जो रूट है, वहां पे अगर कोई ड्रग स्टेबल नहीं है तो आप इस रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इजी एंड कन्वीनियंट, कोई भी एक्सपर्ट नहीं चाहिए, कोई नर्स नहीं चाहिए, कोई सुई नहीं लगानी है, नाक में स्प्रे करना है वो खुद से भी कर सकता है। इजी है, कन्वीनियंट है, और जो अनकॉन्शियस पेशेंट को भी हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। कोई पेशेंट अगर हमारा बेहोश है, वो होश में नहीं है, अनकॉन्शियस है, तो उसको भी नेजल ड्रॉप डालना
इजी है, टैबलेट खिलाना थोड़ा सा उसको कठिन काम है। ये इसके ढेर सारे एडवांटेजेस हैं। चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं इसके डिसएडवांटेज की। भाई अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी होंगी। तो पहली चीज है, अगर कोई भी नाक में अगर कोई दिक्कत है, मान लीजिए कोई ड्रग है, आपको सर्दी हुई है, आपको जुकाम हुआ है, आपके नाक में बहुत सारा कूड़ा करकट भरा हुआ है, सर्दी जुकाम में आप जानते हैं नाक जाम हो जाता है, उस केस में ड्रग का एब्जॉर्प्शन थोड़ा सा पुअर हो सकता है, बायोअवेलेबिलिटी भी डाउन हो सकती है। पहला साइड इफेक्ट है अगर नाक में आपको सर्दी जुकाम ये कुछ ऐसी दिक्कतें हैं। दूसरा, the histological toxicity of absorption enhancer used in the nasal drug delivery system is not yet clearly stated. हम जो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए जो इसमें एक्सिपिएंट मिलाते हैं, एब्जॉर्प्शन इनहांसर मिलाते हैं, बायोलॉजिकल टॉक्सिसिटी वो थोड़ी सी हमारे सेल को डैमेज कर सकती है, हिस्टोलॉजिकल टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, इसलिए थोड़ा सा कम फायदा। ये एक इसका नुकसान ये है कि वो थोड़ा सा आपके नाक में हिस्टोलॉजिकल टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। रिलेटिवली इनकन्वीनिएंट टू पेशेंट व्हेन कंपेयर्ड टू द ओरल डिलीवरी सिस्टम देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ नेजल इरिटेशन। अगर हाँ कुछ केसेस में देखा जाता है कि टैबलेट खा लिया पता नहीं चला, लेकिन अगर आप कोई भी पेशेंट है वो टैबलेट नहीं खा रहा है दोस्तों किसी केसेस में, तो उस केस में उसको क्या हो सकता है कि वहां पे थोड़ी सी नाक में उसके इरिटेशन कॉज कर सकता है, ठीक है। और नेजल कैविटी में जब सरफेस एरिया थोड़ा छोटा होता है तो एब्जॉर्प्शन में थोड़ा टाइम लगता है जीआईटी के कंपेयर में। दोस्तों ये भी बातें एक चीज हो सकती है, यहाँ पे हम ध्यान समझ सकते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक इसका जो है वो है इसके एनाटॉमी। देखो तो एनाटॉमी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ नेजल कैविटी आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैं आपको अलग से पढ़ाने नहीं जा रहा। अगर आपको नोट्स बनाने जरूरत ही नहीं, एग्जाम में पूछेगा भी नहीं। अगर आपको लिखना है तो अपनी कॉपी में आप फर्स्ट ईयर का नोट्स उठाइए और नेजल कैविटी, नेजल एपिथेलियम, उसकी सारी एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपके सामने यहाँ दिख रहा है स्ट्रक्चर, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ। चलिए आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों यहाँ पे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो नेजल एब्जॉर्प्शन यानी जो हम ड्रग एनपीडीडीएस रूट से दे रहे हैं, उस एनपीडीडीएस रूट में जो दवाइयां हैं वो उसका सबसे बड़ा रोल है एब्जॉर्प्शन का। ड्रग एब्जॉर्ब होगा तभी हमारे कहाँ पहुंचेगा, हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। तो उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस फैक्टर पे ये चीजें अफेक्ट करती है या चीजें प्रभावित करती है। तो चलिए बारी बारी से हम फैक्टर देख लेते हैं, तीनों फैक्टर हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे, अपनी कॉपी में उसको आप एज इट इज लिख लीजिएगा। पहला है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, ये पहला फैक्टर है जो ड्रग के नेचर। दूसरा नाक का इफेक्ट, यानी हमारे नाक में कोई दिक्कत तो नहीं है उसका इफेक्ट। और तीसरा है ड्रग फॉर्मुलेशन, ड्रग किस तरह बनाया गया है। तीन चीजें हैं जो इफेक्ट करती हैं दोस्तों। पहली चीजें वो है यानी कि जो दवा है उसका प्रॉपर्टी क्या है, दूसरा नाक की प्रॉपर्टी क्या है, नेजल कैविटी की प्रॉपर्टी क्या है, तीसरा किस तरीके से दवा बनाई गई है, क्योंकि कंट्रोल्ड रिलीज बना रहे हैं, लंबे समय तक के लिए बना रहे हैं, तो उसमें ढेर सारे पॉलीमर्स इस्तेमाल करेंगे, तो उसके फॉर्मुलेशन पे भी डिपेंड करता है कि फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन क्या होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। इस पर डालिए हेडिंग पहला फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, फिर डालिए पहले हेडिंग मॉलिक्यूलर साइज। देखिए मॉलिक्यूलर साइज बहुत बड़ा होगा क्योंकि नेजल एपिथेलियम बहुत कंजेस्टेड है, बहुत छोटा साइज सरफेस एरिया है, बड़े पार्टिकल्स यहाँ पे एब्जॉर्ब होने दिक्कत है। तो मोर देन 1000 डाल्टन पार्टिकल साइज जो होंगे उसका एब्जॉर्प्शन यहाँ पे रेयर पॉसिबल नहीं है। तो डालिए हेडिंग मॉलिक्यूलर साइज पे एक लाइन लिखिएगा, सिर्फ एक ही लाइन लिखना है कि द ड्रग the molecular size for the suitable for the NPDDS is less than 1000 Dalton. The larger molecular size particles cannot be absorbed easily through this route. दूसरी हेडिंग है लाइपोफिलिक हाइड्रोफिलिक बैलेंस। देखिए लाइपोफिलिक हाइड्रोफिलिक बैलेंस का मतलब क्या है कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसका नेचर कैसा है, वो ऑयली नेचर का है या हाइड्रोफिलिक नेचर का है। हाइड्रोफिलिक नेचर का होगा तो वो आयनिक फॉर्म में होगा और आयनिक फॉर्म के ड्रग इजीली एपिथेलियम को पार नहीं करते हैं। और अगर लाइपोफिलिक फॉर्म का ड्रग होगा तो वो अनआयनिक फॉर्म में होगा और अनआयनिक फॉर्म एपिथेलियम को आसानी से यानी हमारे जो मेम्ब्रेन को आसानी से पार कर जाते हैं। यानी अगर ड्रग का लाइपोफिलिक लेवल ज्यादा होगा, हाइड्रोफिलिक लेवल कम होगा, एचएलपी वैल्यू में लाइपोफिलिसिटी ज्यादा होगी, तो वो ड्रग अच्छा एजेंट होगा यहां से एब्जॉर्प्शन होने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो क्या लिख सकते हैं कि द मोर लाइपोफिलिक नेचर ऑफ एनी ड्रग इज इट मींस इट विल बी अ नॉन आयनिक फॉर्म एंड द एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ दिस काइंड ऑफ ड्रग इज वेरी फास्टर देन द हाइड्रोफिलिक ड्रग। एक एक लाइन आपको लिखना है कॉपी में बस। तीसरा है एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन इन नेजल कैविटी। देखिए बहुत सी हमारे दवाइयां हैं, हमारे नाक में भी जो सलाइवा होता है, म्यूकस होता है, उसमें भी एंजाइम्स होते हैं। वो एंजाइम्स जो प्रोटीन को, म्यूसिन प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो हमारे ड्रग मॉलिक्यूल को डिग्रेड कर सकते हैं, बेसिकली प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं। तो इसलिए अगर हमारे नाक में जो हमारी जो दवाइयां हैं वो एंजाइम से भी डिग्रेड हो सकती हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एंजाइम्स बेसिकली फॉर प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स
प्रेजेंट इन आवर नेजल एपिथेलियम व्हिच कैन डिग्रेड द सम ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स। कुछ को कर सकती है, सबके लिए इफेक्टिव नहीं है, लेकिन कुछ ड्रग का मेटाबॉलिज्म कर सकती है। स्टेबिलिटी, ठीक है, देखिए नाक में जो हमारा प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, अगर कोई ड्रग हमारे नाक में ज्यादा देर तक रुकेगा तो ज्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा, अगर वो कम देर तक रुकेगा तो कम अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा। जैसे कि आप ड्रॉप डालते हैं, वो पानी की तरफ बह गया तो कम एब्जॉर्प्शन हुआ, जेल डाला तो थोड़ी देर उसमें रुका है तो देर तक एब्जॉर्प्शन हुआ। उसी तरह से जो ड्रग है, उस ड्रग का नेचर कैसा है, वो बॉन्डिंग कर रहा है, केमिकल बॉन्डिंग कर रहा है, एडेसिव कर रहा है, कैसे वो नाक में चिपक के देर तक रुकेगा, जितनी देर तक वो नाक में रिटेंशन करेगा उतना अच्छा इसकी प्रॉपर्टी होगी। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं स्टेबिलिटी में, the more time, the longer retention time of any drug in the nasal epithelium, they are more stable and they are more absorption power, ठीक है, they have more absorption power। solubility की बात करें तो जो ड्रग बने, आपको पहले बताया कि जो ज्यादा soluble होगा, यानी कि लाइपोफिलिक नेचर ज्यादा होगा, लाइपोफिलिसिटी ज्यादा होगी, ज्यादा अच्छी solubility होगी, तो उस केस में दोस्तों क्या होगा, उस ड्रग की solubility बहुत अच्छी होगी, सीधी सी बात है, उसकी एब्जॉर्प्शन भी बहुत अच्छी होगी। फिजिकल स्टेट ऑफ ड्रग, ड्रग का फिजिकल स्टेट क्या है भाई, ड्रग की फिजिकल स्टेट तीन होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। देखिए आपको पता है सॉलिड फॉर्म में एब्जॉर्प्शन सबसे कम, लिक्विड फॉर्म में उससे ज्यादा और गैस फॉर्म में सबसे ज्यादा। तो द नेचर ऑफ जो ड्रग है उस पर डिपेंड करता है। द फिजिकल स्टेट ऑफ द ड्रग अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन, the liquid and the gaseous molecule have the better absorption value than the solid particles। बस एक लाइन आपको यहाँ पे लिखना है। अगला है केमिकल स्टेट ऑफ द ड्रग, किस केमिकल स्टेट में है, आयनिक फॉर्म में है, नॉन आयनिक फॉर्म में। आयनिक होगा तो एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, नॉन आयनिक होगा तो स्टेबल ज्यादा होगा। तो इट मींस द केमिकल स्टेट ऑफ ड्रग मींस आयनिक एंड नॉन आयनिक। इफ द ड्रग इज आयनिक इन नेचर देन देयर एब्जॉर्प्शन इज स्लो, एंड इफ इट इज नॉन आयनिक इन नेचर इट इज देयर एब्जॉर्प्शन विल बी हाई। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अगली हेडिंग है नेजल इफेक्ट। अब नाक जो है उसके अंदर का एनवायरनमेंट क्या है, वो कैसे इफेक्ट करेगा। पहली हेडिंग उसमें मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। देखिए मेम्ब्रेन जो होता है वो छोटा सरफेस एरिया होता है नेजल एपिथेलियम में, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। तो मेजर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने के कारण जो पार्टिकल साइज बड़े वो ऑब्जर्व नहीं करेंगे, और वो नाक में से जो अलग अलग प्रकार के इंट्रासेलुलर, ट्रांससेलुलर और इंट्रासिलियरी, तीन तरह के इसमें एब्जॉर्प्शन होते हैं, भी आगे डिस्कस करूंगा मैं, टॉपिक आएगा इसमें। तो इस तरह से मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी क्या होता है, तो मेम्ब्रेन इसमें क्या लिखेंगे, द नेजल एपिथेलियम मेम्ब्रेन इज वेरी कॉम्प्लेक्स एंड लेस सरफेस एरिया, they are more permeable for the lipophilic drug and it is less permeable for the hydrophilic drug। बस आपको यहाँ पे लिखना। एनवायरमेंटल पीएच, देखिए पीएच का बहुत बड़ा रोल है हमारे नेजल एपिथेलियम में। अगर पीएच वैल्यू, हमारे बफर का होना जरूरी है, तो पीएच वैल्यू प्रॉपर अगर है तो वो एब्जॉर्प्शन बेटर होगा। अगर पीएच वैल्यू उसका आगे पीछे चल रहा है, यानी कि हमारा पीएच नाक का कुछ है, ड्रग का कुछ है, अगर वो मिसमैच कर रहा है, आइसोटोनिसिटी मेंटेन नहीं कर रहा है, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी स्लो होगा। ठीक है, अगला है म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। हमारे नाक में जो म्यूकस होते हैं, और सिलियरी मतलब जो हेयर्स फॉलिकल्स होते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा म्यूकस है, बहुत ज्यादा सिलियरी है, तो वो क्लियरेंस मतलब कि हमारा जो ड्रग एब्जॉर्प्शन होगा वो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन में भी स्लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड सिलियरी वेसल्स। कोल्ड एंड राइनाइटिस, सर्दी जुकाम है भाई, नाक जाम है, तो ऑटोमेटिक है ड्रग एब्जॉर्प्शन स्लो होगा। इन द कोल्ड एंड राइनाइटिस कंडीशन द म्यूकस लेयर इज हाई, म्यूकस इज थिक, सो द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग विल बी स्लो। ब्लड फ्लो, अगर ब्लड फ्लो अच्छा है, नाक बहुत अच्छे से आपका ब्लड फ्लो चल रहा है, तो एब्जॉर्प्शन और अच्छा होगा। नाक जाम है, ब्लड फ्लो कम है, एज ज्यादा है, ब्लड फ्लो कम है, तो उसमें एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होगा। अगला है इफेक्ट ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन। जो हम दवा बना रहे हैं वो कैसा है, तो फॉर्मुलेशन में कंसंट्रेशन, पीएच और ऑस्मोलरिटी आती है। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है ड्रग का तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, पीएच बैलेंस है तो एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, ऑस्मोलरिटी इक्वल है तो बैलेंस होगा। डिलीवरी इफेक्ट्स, भाई अगर ड्रग का डिलीवरी किस रेट से हो रहा है इस पर डिपेंड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिपोजिशन और विस्कोसिटी एंड फार्मास्यूटिकल एक्सचेंज, ये सब चीजें अलग अलग चीजें हैं, वो इफेक्ट करेगी, जिसको हम आगे इसके कंपोनेंट्स में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप बस इसको नाम लिख के इस फैक्टर इफेक्टिव को आप यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक्सीपिएंट, जो मैंने बताया था, एक्सीपिएंट इंपॉर्टेंट चीज है। एक्सीपिएंट कौन कौन से एक्सीपिएंट होते हैं जो नेजल, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। एक्सीपिएंट की बात करते हैं दोस्तों, व्हाट इज द एक्सीपिएंट, कौन कौन से होते हैं जो नेजल स्प्रे फॉर्मुलेशन में हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इसमें कौन कौन से एक्सीपिएंट आप जानते हैं दोस्तों, एक एपीआई होता है, एक हमारा मेन ड्रग होता है, और मेन ड्रग के अलावा कुछ ढेर सारे एक्सीपिएंट्स होते हैं। तो पहला एक्सीपिएंट है बफर। देखिए बफर का होना क्यों जरूरी है, आपके सामने लिखा कि नेजल सिक्रीशंस में अल्टर द पीएच ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग। हमारे नाक से जो सिक्रीशंस होते हैं म्यूकस का, वो हमारे ड्रग के पीएच को चेंज कर सकते हैं, और जब पीएच चेंज होगा तो ड्रग अनआयनाइज से आयनाइज हो सकती है, सॉल्युबिलिटी चेंज हो सकती है, एब्जॉर्प्शन चेंज हो सकता है, पूरा ड्रग का असर ही खत्म हो सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि हम बफर सोल्यूशन का इस्तेमाल करें। और बफर सोल्यूशन जब हम इस्तेमाल करेंगे अपने
किसी भी सॉल्यूशन में एक्सिपिएंट की तरह, तो वो हमारे पीएच को आगे बढ़ने से, पीछे जाने से रोकेगा, यानी पीएच को मेंटेन रखेगा। कौन कौन से एग्जांपल हम ले सकते हैं बफर का? जैसे सोडियम फॉस्फेट, सोडियम सिट्रेट और सिट्रिक एसिड, ये 3 तरह के बफर का इस्तेमाल हम लोग बेसिकली एनपीडीडीएस के लिए इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं सॉल्युबलाइजर का। देखिए सॉल्युबलाइजर दोस्तों क्या है कि किसी भी ड्रग का हमारा सॉल्युबलाइज होना, नाक पे जाके पार्टिकल का डिसॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि जब तक पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होगा वो हमारी बॉडी में, हमारे नाक के अंदर नहीं जाएगा। आप यहाँ से दोस्तों ले जाके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूँ, इसका सारा पॉइंट आपको सामने दिख रहा है। इसमें आप क्या देख सकते हैं कि जो एक्वा सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग है वो हमेशा लिमिटेशन होता है नेचुरल ड्रग का, तो इसलिए वहां पे हमको अलग अलग टाइप के को सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं ताकि उसको हम डिसॉल्व कर सके। वो को सॉल्वेंट क्या हो सकते हैं? इसमें स्मॉल क्वांटिटी में अल्कोहल है, डाईइथिल ग्लाइकोल, मोनोथिल ईथर है, मोनो चेन ग्लिसराइड है, लेब्रेशॉल है, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं जो कि सॉल्युबिलिटी इनहांसर होती हैं, जो कि हमारे ड्रग में सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करती है। दोस्तों चलिए आगे डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा हम एक नया टॉपिक आपको देखते हैं कि हमारा तीसरा एक्सिपिएंट क्या है। तो दोस्तों हमारा जो तीसरा एक्सिपिएंट है, बहुत भागोगे भैया, धीरे धीरे चलो, कहाँ भागे जा रहे हो। तीसरा एक्सिपिएंट है प्रिजर्वेटिव। व्हाट इज द प्रिजर्वेटिव? प्रिजर्वेटिव क्या है कि आप जो भी ड्रग बना रहे हैं वो ड्रग आपके एक्सपायरी डेट तक, 1 साल 2 साल 3 साल, जो भी एक्सपायरी डेट है, वैसे 2 साल होती है, जितने दिन की एक्सपायरी डेट है तब तक वो स्टेबल बनी रहे, लंबे समय तक बनी रहे, वो खराब ना हो किसी बैक्टीरिया, वायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। तो इसलिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं दोस्तों? प्रिजर्वेटिव। तो जो प्रिजर्वेटिव होते हैं बेसिकली वो एक्वस होते हैं, बेस के होते हैं। इसमें हम लोग क्या यूज कर सकते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए? बेसिकली पैराबेन्स, फेनाइल एथिल अल्कोहल, बेंजल पोलियम क्लोराइड, ईडीटीए और बेंजोइल अल्कोहल, ये सब प्रिजर्वेटिव हम लोग बेसिकली इस्तेमाल करते हैं। बस इसका एग्जाम्पल आपको नाम लिखना, कुछ नहीं। ह्यूमेक्टेंट क्या होता है? देखिए आपको क्या होता है, बहुत सी दवाइयां ऐसी हैं जो नाक के अंदर जाएंगे, नेजल एपिथेलियम में जाएंगे दोस्तों, तो वो हमारे नाक को ड्राई कर सकते हैं। जब दवाइयां नाक को ड्राई करेगी, एपिथेलियम हार्ड हो जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन भी खराब होगा और आपको डिस्कम्फर्ट सा फील होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ह्यूमेक्टेंट डालते हैं ताकि वो हमारे नाक को मॉइस्चर बना के रखे, गीला करके रखे। जब हमारा नाक मॉइस्ट रहेगा, गीला रहेगा, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी बेटर होगा। तो ह्यूमेक्टेंट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि हम नाक के एनवायरनमेंट को गीला रख सकें। ठीक है, अब आपके सामने है, जैसे एलर्जी, क्रोनिक कंडीशन है, कोई बीमारी है, तो नाक ड्राई होता है, उसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें कुछ हम यहाँ पे मैं हट रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके देख लीजिए दोस्तों। इसका एग्जांपल है इन ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल और बेनिटॉल, 3 चीजें इस्तेमाल करते हैं हम लोग बेसिकली ह्यूमेक्टेंट के तौर पे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं सर्फेक्टेंट। देखिए सर्फेक्टेंट क्या होता है? ये सॉल्युबिलिटी इनहांस करता है, ड्रग की परमेबिलिटी को बढ़ाता है, सरफेस एरिया को कम करता है, सॉरी सरफेस टेंशन को कम करता है, और इस तरह से इसे सर्फेक्टेंट। एग्जांपल है पॉलीसॉर्बेट है, ये सबसे फेमस एग्जांपल है। बायोएडेसिव पॉलीमर, ये बायोएडेसिव पॉलीमर दोस्तों क्या होता है? बायोएडेसिव पॉलीमर का इस्तेमाल इस तरह समझिए कि कभी कभी हमारे जो ड्रग है वो हमारे नाक के अंदर गया और तुरंत निकल गया, हमने उठा, चले फिरे, सांस लिए, निकल गया, तो हमारे नाक के एपिथेलियम में देर तक चिपका है, क्योंकि जब देर तक चिपका रहेगा तो देर तक एब्जॉर्ब करके लॉन्ग टर्म तक एक्शन देगा। तो उस केस में दोस्तों हम लोग बायोएडेसिव पॉलीमर का इस्तेमाल करते हैं। और बायोएडेसिव पॉलीमर्स जो है तो वो इसी तरह से इसका इस्तेमाल होता है। म्यूकोएडेसिव पॉलीमर जो नाक में जो रिटेंशन टाइम को बढ़ाते हैं, स्वेलिंग फैक्टर करते हैं, स्वेल करेंगे फिर बढ़ाएंगे, ये सब इसका बेसिकली ये इसका काम होता है। ठीक है, और पेनिट्रेशन इनहांसर आप जानते हैं, जो सॉल्युबिलिटी को यानी ड्रग का मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेशन को इंक्रीज करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी पहले वाले चैप्टर में बताया था। ये हो गए दोस्तों एक्सिपिएंट। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि व्हाट आर द एक्सिपिएंट्स यूज्ड फॉर द एनपीडीडीएस, तो आपको यही सारी चीजें एक्सप्लेन करनी होगी। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक नया टॉपिक कि मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, कैसे ड्रग हमारे नाक के द्वारा, नेजल एपिथेलियम के द्वारा एब्जॉर्ब होकर पहुंचता है। ये पॉइंट आपको सामने दिख रहा है। 3 तरीके हैं, पैरासेलुलर, ट्रांससेलुलर और ट्रांसोलाइटिक। पैरासेलुलर मतलब होता है इंटरसेलुलर, एक सेल से दूसरे सेल, दूसरे सेल से तीसरे सेल, तीसरे सेल से चौथे सेल, जब ये मूवमेंट कर रहा है इसे बोलते हैं पैरासेलुलर। और ट्रांससेलुलर मतलब होता है कि इसमें जो कोई एक ड्रग है, एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर, यानी एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। और ट्रांसोलाइटिक मतलब होता है कुछ वेसिकल्स होते हैं जो ड्रग को पकड़ते हैं और जाके पार्टिकुलर टारगेट पर छोड़ के आते हैं, सो कैरियर मीडिएटेड भी हम कह सकते हैं। दिस इज द ट्रांससाइकोलाइटिक होता है। चलिए आगे डिस्कस इसका मैकेनिज्म देखते हैं, कैसे मैकेनिज्म होता है। मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं कैसे ड्रग हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। सबसे पहले हम म्यूकोएडेसिव कैरियर लेते हैं, ड्रग को म्यूकोएडेसिव पॉलीमर के साथ देते हैं जो हमारे नाक में जाकर चिपकता है। जैसे ही चिपकेगा, म्यूकस से इंटरेक्ट करेगा, तो वहां पे पानी यानी हाइड्रेशन, वाटर रिलीज होगा, और जैसे वाटर एब्जॉर्ब करेगा ये पॉलीमर स्वेल करना शुरू कर देगा, फूलना शुरू कर देगा।
जैसे जैसे पॉलीमर फूलेगा ड्रग धीरे धीरे रिलीज होना शुरू होगा। अब जो ड्रग है वो हाइड्रोफिलिक मैक्रोमोलिकुलर ड्रग होते हैं, वो धीरे धीरे निकलते हैं, वो सिलियरी को क्लियरेंस करेंगे एंजाइमेटिक मेटाबॉलिज्म के द्वारा, धीरे धीरे हमारे इंटरनल एब्जॉर्प्शन नाक के अंदर एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। ये सिंपल सा मैकेनिज्म है कि कैसे काम करता है दोस्तों, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है कि आप फॉर्मुलेशन अप्रोचेस, यानी कितने प्रकार के फॉर्मुलेशन बनते हैं। जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म में क्या क्या होता है भैया, टैबलेट है, कैप्सूल है, ठीक है, और पिल्स है। उसी तरह से लिक्विड डोजेज फॉर्म में क्या क्या है, सस्पेंशन है, इमल्सन है, सॉल्यूशन है, ठीक है। उसी तरह से एनपीडीडीएस में नेजल जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, नेजल पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम में कितने अप्रोच है दोस्तों। यहाँ पे बेसिकली 6 तरीके के अप्रोच है, 6 तरीके के हम फॉर्मुलेशन बना सकते हैं। नेजल जेल्स होते हैं, नेजल ड्रॉप्स होते हैं, बहुत कॉमन है, सुना है आपने, नेजल स्प्रे होते हैं, नेजल पाउडर भी होते हैं, लाइपोसोम्स होते हैं और माइक्रोस्फीयर्स होते हैं। तो इनके बारे में आपसे जब भी कॉपी एग्जाम में नोट्स पूछेगा तो राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन, 2-4 नाम दे देगा, ड्रॉप पूछेगा, जेल पूछेगा, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो थोड़ा थोड़ा पॉइंट मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपके सामने नोट्स ला के मैं रख रहा हूँ, इस नोट्स को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। पहला टॉपिक है नेजल जेल। देखिए जेल क्या होते हैं, ये थोड़ा सा सॉलिड, सेमी सॉलिड होते हैं, ये नाक में डाल दिया तो आप थोड़ी देर तक वो नाक में बना रहेगा, ज्यादा देर तक बना रहेगा, जिससे आपके ये एब्जॉर्प्शन बेटर करता है, इसलिए नेजल जेल ज्यादा बेटर होते हैं नेजल ड्रॉप वगैरह से। तो इसमें क्या होता है, हाई विस्कोसिटी होती है, थिक एंड स्लोसर सस्पेंशन होता है। फायदा क्या क्या है कि पोस्ट नेजल ड्रिप जो हाई विस्कोसिटी के कारण रिडक्शन, नेजल ड्रिप मतलब नाक में गया और आप उठे से बह गया तो बहेगा नहीं, तो नेजल ड्रिप रिटेंशन बहुत देर तक रहेगा। दूसरा है, अगर कभी कभी होता है नेजल ड्रॉप आप डालते हैं तो आपके मुंह के अंदर आप अंदर से फील करते हो हल्का सा कुछ ड्रॉप आता है, आपको टेस्ट अजीब सा लगता है, तो ये अंदर नहीं आएगा बकल कैविटी में, इसलिए आपको टेस्ट पता नहीं चलेगा, आप स्वेलो नहीं करेंगे इसको, ठीक है। अब बाकी इंटरनल जो लीकेज हो रहा है वो लीकेज नहीं होगा। तो ये सब कुछ नेजल जेल के फायदे हैं। आगे हम बात करते हैं नेजल ड्रॉप। नेजल ड्रॉप बहुत कॉमन चीज है, सोल्यूशन के फॉर्म में होता है, ड्रग इसमें डिसॉल्व करते हैं, नाक के अंदर डालते हैं, इजीली डालते हैं क्योंकि लिक्विड फॉर्म में जल्दी एब्जॉर्ब होता है। लेकिन हाँ एक फायदा नुकसान है कि आपको अपने उसी पोजीशन में काफी देर तक लेटे रहना होगा, क्योंकि आप उठेंगे चलेंगे तो ये बह के बाहर आ जाएगा, ये इसके कुछ नुकसान है। बाकी यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे ढेर सारे इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप इस पॉइंट को यहाँ पे कॉपी में नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं नया नेजल स्प्रे। देखिए नेजल स्प्रे ड्रॉप से बेहतर है, इसमें एक मीटर डोज लगे होते हैं, एक बार प्रेस करेंगे, जितना आप प्रेस करेंगे उतना ही ये बाहर निकलेगा। तो जितना बाहर निकलेगा हर बार फिक्स क्वांटिटी होती है, करीब 250 से 200 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स होते हैं, उसको यूज करते हैं। ये एक अच्छा तरीका होता है ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ाने के लिए। नेजल स्प्रे डालिए, नाक में गया, एब्जॉर्ब होगा और बहुत अच्छे से काम करेगा। आपके सामने नोट्स इसको लिख लीजिएगा। नेजल पाउडर, देखिए नेजल पाउडर कब यूज कब करते हैं, बहुत कम यूज होता है। मान लीजिए कोई ऐसा ड्रग है वो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है, यानी बैक्टीरिया वायरस से जल्दी खराब, तो उसको लिक्विड फॉर्म में बनाएंगे, जेल बनाएंगे, स्प्रे बनाएंगे, ड्रॉप बनाएंगे, तो जल्दी कंटामिनेशन होगा, जल्दी खराब होगा। तो ऐसे के लिए हम ड्राई फॉर्म यूज करते हैं, पाउडर फॉर्म यूज करते हैं। उसको नाक में डालेंगे पाउडर, वो धीरे 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 एब्जॉर्ब होगा, म्यूकस में जाएगा, गीला होगा और फिर एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। तो क्यों बनाते हैं पाउडर, क्योंकि ये हमारे स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, इनको अगर हम बहुत लंबे समय तक रख देंगे तो ये खराब हो जाएंगे। तो ये खराब ना हो, लंबे समय तक बने रहे, इसलिए हम लोग नेजल पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आपके सामने स्क्रीन पे इसका नोट्स बकायदे लिखा हुआ है, सब बहुत इजी लैंग्वेज में है, एज इट इज आपको यहाँ पे लिखना है। इसको बनाने का एक ही तरीका है, ड्रग स्टेबिलिटी, क्योंकि ड्रग स्टेबिलिटी होती नहीं है इसलिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं नेजल पाउडर को बनाने में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं लाइपोसोम्स। देखिए लाइपोसोम्स क्या है, ये एक नई टेक्निक है। इसमें जो हमारा ड्रग है वो लिपिड वाले एक्सिपिएंट के साथ मिक्स करके पैकेट बनाते हैं। यानी इसको समझिए कि एक ड्रग है, उसको पॉलीथीन में पैक किया, जो पॉलीथीन में पैक किया, पॉलीथीन का नाम है लिपिड। तो लाइपोसोम्स क्या होते हैं, जो ड्रग होते हैं वो लिपिड के पैकेट्स के साथ एक्सिपिएंट के साथ मिक्स किए जाते हैं और इसको हम नाक में डालते हैं। नाक में डालने के बाद क्या होता है कि क्योंकि लिपिड नेचर का होता है, जल्दी एब्जॉर्ब होता है, जल्दी एक्शन करता है, तो इसका बेटर एक्शन होता है। इसमें सबसे खास बात दोस्तों क्या करना है आपको, कि खास बात ये आपको ध्यान देनी है कि जो पार्टिकल का साइज है, डायमीटर है, वो 50 माइक्रोन से छोटा होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा बड़ा पार्टिकल है तो इसको लाइपोसोम बनाना पॉसिबल नहीं। माइक्रोस्फीयर नाम से लग रहा है, माइक्रो मतलब छोटा, स्फीयर यानी पार्टिकल साइज बहुत छोटा करके माइक्रोस्फीयर बना दिया जाए, यानी पार्टिकल साइज 50 से भी छोटा, यानी 10 से 50 माइक्रोन का कर दिया जाए, इसको माइक्रोस्फीयर कहते हैं। इसका एक सबसे बड़ा फायदा है, जितना छोटा साइज उतना ज्यादा तेज एब्जॉर्प्शन होगा, उतना देर तक हमारी बॉडी में एक्शन करेगा, उतना बेटर एक्शन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम माइक्रोस्फीयर बना सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में बना सकते हैं, पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं। सारा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, आपको मैंने समझा दिया, आप यहाँ से देख के दोस्तों लिख सकते हैं।
ठीक है, एक टॉपिक और देख लेते हैं, नेबुलाइजर। नेबुलाइजर आपने आजकल अस्पताल में गए होंगे तो वहाँ पे एक मशीन होती है जो डॉक्टर्स नर्स आपको नाक में लगाते हैं, एक लिक्विड भरा होता है, वो लिक्विड हवा की तरह, वो लिक्विड एक्चुअली मशीन जो होती है नेबुलाइजर क्या करती है, ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स को एयर ड्रॉपलेट में कन्वर्ट करती है ताकि आपको सांस लेने में दिक्कत ना हो। तो जो पानी होता है बेसिकली उसमें नेबुलाइजर में कुछ रेस्क्यूल्स होते हैं, ब्यूटाकार्ड, डिवोलिन, ये सब होते हैं, वो क्या करेगा, लिक्विड फॉर्म में है, वो मशीन के द्वारा एयर फॉर्म में कन्वर्ट होगा और आप उसको सांस लेंगे तो सांस के द्वारा आपके बॉडी के अंदर जाएगा। तो वो एक नया तरीका है नेबुलाइजर के द्वारा ड्रग को इनहेल करने का, लिक्विड ड्रग को गैस में कन्वर्ट करके। तो नेबुलाइजर बस एक डिवाइस है जो इनहेलर्स को की तरह काम करता है, जो लिक्विड को ड्रग में कन्वर्ट करता है गैसियस फॉर्म में, और उसका डायमीटर 1 से 5 माइक्रोमीटर को छोटा कर देता है ताकि आसानी से इनहेल हो सके। और गैसियस फॉर्म में जब किसी भी लिक्विड ड्रग को हम गैसियस फॉर्म में बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं उसी को नेबुलाइजर कहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच। कैसा लगा आपको ये क्लासेस मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हम लोगों ने यूनिट नंबर 3 भी खत्म कर दी है। जी हाँ, यूनिट नंबर 3 खत्म कर लिया। यूनिट 4, यूनिट 5 2 यूनिट बाकी है, बहुत जल्दी इसी हफ्ते में खत्म करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, पढ़ते रहिए और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। भारत माता की जय।